हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इससे पहले हमने वेव मोशन का जो टॉपिक था उसमें हमने ये स्टडी किया था कि दो तरह की जो वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होती है और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। मैकेनिकल वेव्स की जो है वो दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव। द मीडियम ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन द वेव इज मूविंग स्ट्रिंग एंड वाटर। सिंपल टू से कि ऐसी वेव जो है जिसकी जो कि अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, मतलब उसकी जो ऑसिलेशन है वो उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, मतलब कि वेव अगर आगे को ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो ऑसिलेशन है वो अप एंड डाउन होगी, ऊपर और नीचे की तरफ होगी। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वेव है वो आगे को ट्रेवल कर रही है, लेकिन जो स्प्रिंग की मोशन है वो ऊपर और नीचे है। ये देखें, ये वेव जो है ये आगे को इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन ये जो ऑसिलेशन है ये अप एंड डाउन है। ऐसी वेव्स जो अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उसकी ऑसिलेशन हो उसे हम बोलते हैं कि वो ट्रांसवर्स वेव है। सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। द मीडियम ऑसिलेट इन द सेम डायरेक्शन द वेव इज मूविंग। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी ऑसिलेशन और उसकी जो डायरेक्शन होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है वो दोनों सेम होती हैं, वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की कुछ डिफरेंट होती है ट्रांसफर वेव्स के, और उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं उनके अंदर भी थोड़ी सी वेरिएशन होती है, थोड़ी सी तब्दीली होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। तो मतलब उनकी जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं। इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फॉर्थ। वो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं उनके जो, अगर आप ये नीचे देख रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, ऊपर ट्रांसफर वेव है, तो उनकी डायरेक्शन तो दोनों की सेम है लेकिन जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो बैक एंड फॉर्थ आगे पीछे मूव कर रही है, जबकि ट्रांसफर वेव है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है। और प्रोपोगेशन डायरेक्शन जो है वो दोनों की सेम है, लेकिन ऑसिलेशन डायरेक्शन जो है वो दोनों की डिफरेंस है। A series of a disturbance in the form of wave still start moving along the length of the slinky. Such a wave consists of a region called compression. अब यहाँ पे एक रीजन ऐसा बन रहा है, अगर आप इस रीजन को देखें यहाँ पे जहाँ पे वो कंप्रेस हुए है ना, तो ऐसे रीजन को कंप्रेशन बोलते हैं। अगर एक एंड जो हमने इसका बांधा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, दूसरी तरफ हम इसे बैक एंड फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो ये वाली जो बनेगी ये वेव के एरिया जो बनेगा इसे हम बोलते हैं कि ये कंप्रेशन है। जबकि ट्रांसफर वेव्स के अंदर इसे हम ट्रफ बोलते हैं और इसे इसे थ्रस्ट बोलते हैं और इसे ट्रफ बोलते हैं। Where the loops of the spring are close together alternating the region called refractions. ऐसा ये वाला जो रीजन होता है जहां पे जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे से, यानी कि जो स्लिंकी होता है वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होता है, तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं कि ये वाला रीजन जो है ये रिफ्रैक्शंस का है। वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, यहाँ पे लूप्स जो होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े से दूर होते हैं, उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ट्रांसफर वेव्स, the oscillation of a transfer wave is perpendicular to the propagation direction. In the other end, the longitudinal waves, the propagation and the oscillation of the waves in the same direction. कुछ पैरामीटर्स हैं इसके रिलेटेड जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला पैरामीटर है एम्पलीट्यूड। अगर ये नीचे डायग्राम के अंदर आप देखें तो ये ए से एम्पलीट्यूड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जो उसका सेंटर पॉइंट है, जो मीन पोजीशन है उसकी, उससे उसके पीक जो थ्रस्ट होता है उसकी वैल्यू और जो उसका ट्रफ होता है उसकी वैल्यू, ये वाली जो पीक वैल्यू होती है मीन से ऊपर, इसे हम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहते हैं और यहाँ से नेगेटिव एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी 0 पोजीशन है, ये वाली 1 है, तो ये वाली पोजीशन जो होगी इसकी -1 होगी। टाइम पीरियड कि एक वेव लेंथ को, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मीन पोजीशन से जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पर रुकती है, मतलब कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं कि उसका टाइम पीरियड है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है, उसके उल्ट होती है, मतलब f इज इक्वल टू 1/t, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन फॉर अ पॉइंट ऑन द वेव इन 1 यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर, एक घंटे के अंदर अगर आपने यूनिट चेंज करना है, 1 सेकंड के हिसाब से कर रहे हैं, 1 मिनट के हिसाब से कर रहे हैं, 1 और के हिसाब का, जो भी आपका यूनिट है,
उसके अकॉर्डिंग टू जितनी ऑसिलेशंस होती हैं, जितनी वेव्स जनरेट होती हैं, हम कहते हैं कि ये वाली वेव्स जो है ये इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी है। सो फॉर्म्स ऑफ वेव्स जो होती हैं, हमारे पास जो भी वेव होती है उसके अंदर आमतौर पे वेव एक ही तरह की होती है। उसे हम साइन वेव कहते हैं या कोसाइन वेव कहते हैं। उसके आगे दो फर्दर टाइप्स हैं। कंटिन्यूस वेव्स होती हैं, वेव होती ही कंटिन्यूस है, ऐसी कोई वेव्स नहीं है जो कंटिन्यूस ना हो। कंटिन्यूस और पीरियोडिक गो ऑन फॉरएवर इन अ वन डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। जो भी है उसकी वेलोसिटी जो है, अगर ये आप यहाँ पे आप देखें तो ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। कंटिन्यूस वेव इसलिए कहते हैं कि हर अकॉर्डिंग टू हर, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हम इसे टाइम देखें और वाई एक्सिस के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग टू हर पॉइंट के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करता है, वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्पलीट्यूड और होगा, अगले सेकंड पे एम्पलीट्यूड और होगा, अगले सेकंड के पार्ट में एम्पलीट्यूड और होगा। इवन कोई ऐसा सेकंड ऐसा नहीं आता जहां पे ये जो है वो सेम वैल्यूज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 0.1 के ऊपर भी एम्पलीट्यूड 5 है और 0.2 के ऊपर भी एम्पलीट्यूड 5 है। मतलब कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं आता जहां पे इसकी वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट हो जाती है, मतलब एक जैसी रहती है। तो इसकी हमेशा वैल्यू जो होती है वेव की वो कंटिन्यूस होती है, इसीलिए इसे कंटिन्यूस वेव कहते हैं। साइन और कोसाइन वेव के अंदर सिर्फ फेज शिफ्ट का डिफरेंस होता है। साइन वेव जो होती है 0 डिग्री से शुरू होती है और कॉस वेव जो होती है वो 90 डिग्री से शुरू होती है। और सिंपल वर्ड में जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो वो कहते हैं द फेज शिफ्ट बिटवीन द साइन वेव एंड कोसाइन वेव इज 90 डिग्री। सो पल्स, जो भी डिस्टरबेंस आती है किसी भी मीडियम के अंदर उसे हम बोलते हैं कि ये इसकी पल्स है। जैसे आप अपनी पल्स, अपनी हार्ट पल्स जो है उसे काउंट करते हैं, उस अपनी वो नर्व को आप प्रेस करते हैं तो वहां से जब ब्लड की सर्कुलेशन होती है तो ब्लड जैसे आपका हार्ट जो है वो पंप करता है तो एक पल्स जो है वो जनरेट होती है। वो आप उस पल्स को फील करते हैं अपनी नर्व, क्योंकि आपने उसे प्रेस किया होता थोड़ा सा, तो आप उसे फील करते हैं कि ये थोड़ी सी बम्प कर रही है, ऊपर की तरफ आ रही है। सो पल्स जो है हमारी, इसे हम पल्स बोलते हैं। एक हो तो पल्स, ज्यादा हो तो उसे हम पल्सेस बोलते हैं। सो मीडियम के अंदर जो डिस्टरबेंस आती है उसे हम उसे पल्स बोलते हैं, और वो इन द डायरेक्शन ऑफ द, वो जो पल्स की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होती है। सो पल्स ट्रेन, अगर यही पल्सेस जो है वो मुसलसल एक स्ट्रीम के साथ जनरेट हो रही है तो हम उसे कहते हैं कि पल्स विच आर समवेयर इन बिटवीन। ठीक है जी। तो ये पल्सेस के दरमियान ये यहां से लेके यहां तक ये वाला जो सारा है ये से हम कहते हैं ये पल्स ट्रेन है। ये पॉजिटिव पल्स है और ये नेगेटिव ट्रेन है। आम तौर पे इसे पॉजिटिव और नेगेटिव में भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसे एज अ पल्स ट्रेन ही देखेंगे कि नंबर ऑफ पल्स होती हैं वो शुरू हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये पल्स ट्रेन है। सो स्पीड, स्पीड के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वेव की जो स्पीड है वो ना ही एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, ना ही टाइम पीरियड पे, ना ही फेज पे, ना ही फ्रीक्वेंसी पे। मतलब जो चारों पैरामीटर्स हैं उनमें से किसी के ऊपर भी जो वेव की स्पीड है वो डिपेंड नहीं करती। सो तो वेव की स्पीड डिपेंड किस पे करती है? द स्पीड ऑफ अ वेव इज अ कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द मीडियम। जो स्पीड की वेव है, स्पीड वेव ऑफ स्पीड है या स्पीड ऑफ अ वेव है, वो डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर कि मीडियम की क्वालिटी कौन सी है। हाउ इजी टू डिस्प्लेस पॉइंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि उसको कितना इजी है उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करना। हाउ स्ट्रांग इज द रिस्टोरिंग फोर्स बैक टू इक्विलिब्रियम, और कितनी ज्यादा सख्त है रिस्टोरिंग फोर्स कि उसे वापस अपनी असली जगह पे ले आए। तो केस के अंदर, पहले केस के अंदर हमारे पास ये है कि उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाना कितना हमारे लिए इजी है। ऐसा मीडियम जिसके अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन को मूव करना, मतलब उसे चेंज करना सख्त हो, मुश्किल हो, उसके अंदर जो वेव है वो स्लो ट्रेवल करती है। अगर दूसरी तरफ है कि कितनी जल्दी से वो वापस आ जाती है। ठीक है जी। तो दूसरा केस है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जितनी क्विक होगी उतनी ही उसके अंदर स्पीड जो है वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगी वेव। तो स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड और शेप ऑफ अ वेव। तो सो स्पीड ओनली डिपेंड्स ऑन द medium. A wave is a traveling disturbance that are transport energy but not matter. यहां से हमें इस बात का पता चलता है कि एनर्जी जो है उससे ट्रांसफर करने के लिए हम वेव का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि आप मोबाइल के ऊपर आप कहते हैं कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे। वो सिग्नल क्या क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वहां तक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पहुंचती। वहां पे सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन है तो वेव ही। तो वहां पे वो नहीं पहुंचती।
तो आप कहते हैं कि हमारे पास सिग्नल नहीं आ रहे। बेसिकली जो सिग्नल नहीं आते उसकी वजह ये होती है कि जो एनर्जी टावर जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है वो आपके मोबाइल के लिए इनफ नहीं होती, वो कमजोर होती है, तो आपके सिग्नल जो होते हैं वो पूरे नहीं होते, क्योंकि एक खास किस्म की एनर्जी जो है वो मोबाइल को चाहिए होती है। तो जो टावर है वो बेसिकली एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल जो आप अपनी आंखों से फिजिकल देख सकते हैं वो ये है कि आप किसी नदी नाले में लकड़ी का पीस फेंकें और उसके करीब एक पत्थर फेंकें, तो आप देखेंगे कि वो जो लकड़ी का पीस है वो मूव करेगा, वो ऊपर नीचे हरकत करेगा। अब आपने तो पत्थर पानी में फेंका, अब उसको काम करने के लिए, मूव करने के लिए एनर्जी तो चाहिए थी, वो एनर्जी कहाँ से ही, वो वेव के थ्रू आपने उसको ट्रांसफर की। तो वेव जो होती हैं वो बेसिकली वो एक ही पर्पज के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो है एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। आवाज हम बोलते हैं तो आवाज जो है वो कानों के जाके पर्दे के ऊपर आपके जो एयर ड्रम है उसके ऊपर हिट करती है, तो हिट करती है तो आपका माइंड उसे रीड करता है। अब वो जो हिटिंग है वो आके कैसे होती है ना, वो वेव आके हिट करता है ना, वो फिर वो वाइब्रेट करता है। तो वो वाइब्रेशन जो है वो किस वजह से ही, वो एनर्जी की वजह से है। तो जितनी एनर्जी जो है वो हम ट्रांसफर करते हैं उसे हम ज्यादातर जो आजकल, क्योंकि दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, तो हम बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो वेव्स के जरिए ट्रांसफर करते हैं। वो मुख्तलिफ मीडियम है, वो एयर भी हो सकता है, वो आपका फाइबर ऑप्टिक भी हो सकता है, वो कोएक्शियल केबल भी हो सकती है। आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी केबल्स के अंदर हम कितनी जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, कितना डाटा रेट उसमें भेज सकते हैं। डाटा रेट भी बेसिकली एनर्जी है कि वो जाकर स्टोरेज होती है। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। सो साउंड वेव एयर मूव बैक एंड वर्थ, अगर आप अपने मुंह के बोलते वक्त मुंह के आगे हाथ रखें तो आपको पता चलेगा कि आपके मुंह के अंदर से एक प्रेशर निकल रहा है, कि जो कि एयर एयर का प्रेशर होता है, वो एनर्जी होती है जो कि आपकी आवाज जो है वो आपके गले से प्रोड्यूस होती है और वो आगे आप उसे ट्रांसफर करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्टेडियम वेव। स्टेडियम वेव लोग जो होते हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं। थर्ड वन इज वाटर वेव एंड द फोर्थ वन इज लाइट वेव। लाइट वेव जो होती हैं वो उसके बारे में पहले भी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ चुका हूँ, आप सर्च करें, गूगल करें कि लाइट वेव जो होती हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं। सो अगर हम इस सारे को मर्ज करें थोड़ा सा फिजिक्स के अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली, तो वेवलेंथ जो होती है वो उसे हम लैम्डा से प्रोनाउंस करते हैं, वेलोसिटी जो स्पीड होती है उसे v से, टाइम पीरियड को t से और फ्रीक्वेंसी को f से। सो v इज इक्वल टू हमारे पास होता है लैम्डा ओवर t, यानी कि वेलोसिटी जो होती है वेवलेंथ को अगर हम टाइम पे डिवाइड करते हैं हमारे पास उस वेव की वेलोसिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल वेवलेंथ कितनी है और टाइम पीरियड कितना है उस वेवलेंथ को जनरेट होते हैं, उसे हम बोलते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी है। मतलब एक वेवलेंथ है तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, तो बेसिकली उसका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू v के इक्वल होता है, यानी कि वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये हम सेकंड जो चैप्टर था क्लास 9 को उसके अंदर v इज इक्वल टू d ओवर t। सो यहाँ पे हमारे पास d जो है वो लैम्डा के इक्वल है और t हमारे पास टाइम है। वी नो दैट t इज इक्वल टू 1 ओवर f, तो f इज इक्वल टू 1 ओवर t। सो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लैम्डा f। लैम्डा वेवलेंथ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि लैम्डा यहाँ पे इस वर्ड को हम कहते हैं, ये वाला जो है उल्टा y जो होता है, जैसे हम लैम्डा से प्रोनाउंस करते हैं तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t, लैम्डा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है एंड v इज इक्वल टू लैम्डा f। सो ये वाली वेव लेंथ होती है कि फॉर एग्जांपल इसके जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का वो मीन पोजीशन भी हो सकती है, वो टॉप पोजीशन भी हो सकती है, वो बॉटम पोजीशन भी हो सकती है, मतलब उसका ट्रस्ट भी हो सकता है, उसका ट्रफ भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है और ट्रफ भी हो सकता है। सो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज अ बिट ओवर 300 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी जो है साउंड की वो 300 मीटर पर सेकंड है और सपोज करें कि वो जो साउंड वेव है उसकी वेवलेंथ जो है वो 3 मीटर है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा एंड f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा के इक्वल आएगा। सो द साउंड वेव having the frequency is equal to f is equal to v over lambda, approximately 300 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 3 मीटर, अगर डिवाइड करें तो 100 हर्ट्ज जो है वो हमारे पास इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी अप्रोक्सीमेटली। ये एक छोटा सा क्विज है आपके लिए, क्वेश्चन है इसी लेक्चर के दौरान। A single pulse is sent along a stretched rope. What can the person do to make the start of the pulse arrive at the wall in a shorter time? मतलब वो बंदा जो है अगर उसने एक पल्स जनरेट इस तरह करनी है, आप पिक्चर में देख रहे हैं,
वो कौन सा ऐसा प्रोसीजर करेगा कि वो पल्स जो है वो क्विकली जनरेट हो और वो उस एंड पॉइंट तक पहुंचे, मतलब एक्स तक पहुंचे जो उसके एंड है। पहला काम है फ्लिकर हैंड फास्टर, अपने हाथ को वो तेजी से फ्लिक करेगा। सेकंड ऑप्शन है फ्लिकर हैंड फर्दर अप एंड डाउन, वो जल्दी जल्दी से हाथ को ऊपर नीचे करता रहेगा। तीसरी ऑप्शन है पुल ऑन द रोप बिफोर फ्लिकिंग हैंड, कि वो रोप को अपनी तरफ खींचेगा और फिर फ्लिक करेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक आप गेस कीजिएगा ए बी सी में से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। सो द आंसर इज सी, पुल ऑन द रोप बिफोर फ्लिकिंग हैंड। पहले आप उसको थोड़ा सा खींचेंगे, खींचने से क्या होगा कि उसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रिचनेस जो है वो ज्यादा होगा, वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, खींचा जाएगा। पुलिंग ऑन द रोप इंक्रीज टेंशन, उससे स्ट्रेच करने से क्या होगा, टेंशन जो है वो इंक्रीज होगी। एंड प्रोपोगेशन स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन द मीडियम, और प्रोपोगेशन स्पीड जो है वो सिर्फ मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप उसे पुल की बजाय पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो वेव आप जनरेट करेंगे वो स्लो हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे खींच के करेंगे तो वो वेव जो है वो क्विकली जनरेट होगी। नॉट ऑन हाउ यू स्टार्ट द वेव, तो अगर आप ये वेव जो है उसे स्टार्ट करें तो कितनी तरह से आप कर सकते हैं, वो तीन मेथड है। फास्टर फ्लिक अप एंड डाउन, अगर आप तेजी से फ्लिक करें उस रोप को तो जो वेव बनेगी वो छोटी बनेगी। स्लोवर फ्लिक अप एंड डाउन, जब आप स्लो फ्लिक करते हैं तो उसका जो वाइडर पल्स बनेगी, एक बड़ी उसकी चौड़ाई जो होगी वो ज्यादा होगी, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं सेकंड के अंदर इसके अंदर। एंड द थर्ड वन है फ्लिकर लार्जर फ्लिकर, अब अगर लंबा ऊपर नीचे करते हैं अपने हाथ को सर से लेके पांव तक आते हैं तो उसकी जो पल्स है वो भी इतनी लंबी ही जनरेट होगी। सो वन पल्स लीव्स योर हैंड यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस इट, जब वो कहते हैं मुंह से निकली बात और हाथ से निकला तीर वो कभी वापस नहीं आता। सेम यही बात है कि जो पल्स एक दफा जनरेट हो जाती है उसके बाद उसके ऊपर आपका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मुंह से निकली बात और हाथ से निकला तीर जो होता है, कमान से निकला तीर, वो कभी वापस नहीं आते। तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि वेव जब एक दफा वर्ड आप प्रोनाउंस कर लेते हैं तो वो प्रोनाउंस हो गया, उसकी फ्रिक्वेंसी बन गई, वो अगले ने सुन ली, आप उसे सेंटर से रोक नहीं सकते किसी भी तरीके से। So propagation speed depends, speed downstream is same for all these pulses. तो इन तीनों पल्सेस के आप उसका जो अगर टेंशन है उसको ना डिस्टर्ब करें और मीडियम सेम हो तो इन तीनों पल्सेस की जो स्पीड होगी, जो प्रोपोगेशन स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, उसके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रिपल टैंक के साथ, रिपल टैंक के साथ नहीं, रिपल टैंक टॉपिक के साथ। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ई लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट जो भी लेक्चर हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके।